हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने उपवन एजुकेशन के ऊपर आर्ट्स से रिलेटेड 12th क्लास की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें मैं राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूं। जिसका पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है दो ध्रुव्यता का अंत। इसका पहला पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, तो आप सभी से जाकर निवेदन है कि वो पहला पार्ट देख ले, जिससे कि क्या होगा, आपको दूसरा पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बी आर अम्बेडकर का कथन है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे जो पीता है वो दहाड़ता है। तो इसलिए कहूंगा, शिक्षा कभी भी वेस्ट ही नहीं जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। और एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, इससे क्या होता है, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है और अपलोड करने में दिक्कत आता है। तो आप सभी से निवेदन है, जाके पहला पार्ट एक बार देख लीजिए, फिर ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हमने पहले पार्ट में क्या डिस्कस कर लिया था, बर्लिन की दीवार देख ली थी, सोवियत प्रणाली देख ली थी, क्या है सोवियत संघ की मजबूती के कारण देख लिए थे। उसके सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसका क्या परिणाम हुआ, सोवियत प्रणाली क्या थी, तो ये सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस कर ली है। अब हम चलेंगे सोवियत संघ का विघटन एवं रूस की भूमिका। तो टॉपिक का नाम क्या है, सोवियत संघ का विघटन एवं रूस की भूमिका। इसका मतलब यह है, जब 1990 में या 91 में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो जो रूस का दबदबा होता है, तो रूस का पहले भी दबदबा होता है, तो एक कारण ये भी होता है उसके विघटन का। तो जब उसका विघटन हो जाता है तो रूस की उसमें क्या भूमिका होती है, तो देखते हैं एक एक करके। पहला है यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनना। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है क्योंकि बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी, तो थोड़ा इंग्लिश में भी जानिए। यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी सोवियत संघ। इसका मतलब ये हुआ कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना, रूस। जैसे होता है ना, घर में किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो बाप के बाद कौन बनता है, उसका बेटा बनता है। उसी तरीके से जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना, यानी आगे जो भी अंतरराष्ट्रीय करार संधियां वगैरह करनी थी उसे कौन करेगा, सोवियत संघ। दूसरा पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय करार या संधियां, संधियों की जिम्मेदारी। अंतरराष्ट्रीय करार या संधियों का मतलब ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए दूसरे देशों से जो भी संबंध या कोई किसी एग्रीमेंट पे साइन किया जाता है तो उसको करार या संधि बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो एक संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो वर्साइल का ट्रीटी ऑफ वर्साइल का मतलब एक तरीके की संधि थी, जैसे एक तरीके से एग्रीमेंट होता है ना कोई सा। तो अब सोवियत संघ के विघटन के बाद जो भी एग्रीमेंट था वो किसको करना था, वो सारा जिम्मा किसका आ गया, वो आ गया रूस का। तीसरा है परमाणु संपन्न बना। परमाणु संपन्न का मतलब क्या है, परमाणु संपन्न का मतलब यह है कि जैसे सुनते ही होंगे परमाणु बम, जैसे कि अमेरिका ने गिरा दिया था किस पे, जापान के दो शहरों पे, नागासाकी और हिरोशिमा पे, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अब एकमात्र परमाणु संपन्न देश कौन बन गया, रूस बन गया। उसके बाद क्या है, रूस द्वारा अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण। वर्ड को समझिएगा, रटने का प्रयास मत करना। निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, जो खतरनाक हथियार होते हैं उनकी संख्याओं को कम करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। अगर मान लो बहुत ज्यादा क्या हो गया, परमाणु बम हो गया, तो 2 4 5 परमाणु बम या एक हाइड्रोजन बम भी गिरा दिया ना, तो पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसलिए वो सब समझ गए थे, 2 वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी देख लिए थे, शीत युद्ध भी चल रहा था, तो जानते थे अगर ज्यादा से ज्यादा हथियार होंगे ना तो इसका मतलब क्या होगा, इस विश्व का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए क्या किया, रूस द्वारा अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण, यानी रूस और अमेरिका मिलकर क्या कर रहे थे, अब परमाणु जो बम थे उनकी संख्याओं को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, या हथियार जो भी थे उनकी संख्याओं को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। उसके बाद आता है एक टॉपिक, भारत और सोवियत संघ का संबंध। हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा और बाद में मैं हट भी जाऊंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे क्या होगा, चीजें आपको क्या होंगी, आराम से समझ में आ जाएंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे भारत और सोवियत संघ का संबंध, यानी इसका मतलब क्या, किसी भी व्यक्ति से हम लोग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, यानी किसी से भी संबंध जब हम लोग बनाते हैं तो उसके कई सारे आधार होते हैं। उसमें आर्थिक आधार पर भी संबंध बनते हैं, इमोशंस के आधार पर भी संबंध बनते हैं, सामाजिक आधार पर भी संबंध, जातिगत आधार पर भी, रेस के आधार पर।
तो हर चीज जब संबंध बनता है तो एक आयाम में नहीं बनता है, एक डायमेंशन में नहीं बनता है, उसके कई सारे आयाम होते हैं। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लेता है कि सोवियत संघ और भारत के संबंधों की चर्चा कीजिए, या ऐसे पूछ ले सोवियत संघ की जगह आ जाए भारत और रूस के संबंधों की चर्चा कीजिए, उसमें भी हम ये पॉइंट को लिख सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहला आर्थिक संबंध, यानी अगर हम किसी भी व्यक्ति से एक पर्सनल लेवल पर ही सोचिए, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, आर्थिक रूप से ही संबंध बनाया जाता है। तो भारत और सोवियत संघ ने भी पहला आयाम क्या था, आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंधों में क्या था, भारत, आप लोग जानते होंगे जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, हम लोग बहुत ज्यादा गरीबी थी, लोग अनपढ़ थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो ऐसे समय में क्या किया था, जो रूस कह लीजिए, सोवियत संघ कह लीजिए, उसने क्या किया था, हमारी आर्थिक सहायता की थी। इवन जो सार्वजनिक उद्योग होते हैं, सार्वजनिक उद्योग का मतलब क्या होते हैं, जो सरकारी अंडर, जिसका मालिक कौन होता है, सरकार होता है। तो ऐसे सारे उद्योगों में किसने मदद की हमारी, सोवियत संघ ने हमारी मदद की। तो ये देखिए लिखा भी है यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब हो गया सोवियत संघ, यूएसएसआर द्वारा भारत के सार्वजनिक उद्योगों को सहायता, यानी इसका मतलब यूएसएसआर ने क्या किया, जो भी पब्लिक सेक्टर्स थे सोवियत संघ ने उसमें क्या किया, हेल्प किया। जैसे कि कुछ कंपनियों के एग्जाम्पल नाम भी दे दिए। तो जब आंसर राइटिंग करोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। लिखते तो हर कोई है, लेकिन कौन कितना बढ़िया लिखता है, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो है नहीं कि स्टेप बाय स्टेप लिख दिया और मार्क्स आ जाएगा। तो कितना अच्छा लिखते हो, कितना एग्जामिनर को चीजें समझ में आते हैं, थोड़ा डायग्राम बनाइए, थोड़ा एग्जाम्पल कोट करिए, इससे क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो दूसरा, जैसे एग्जाम्पल क्या है, बोकारो, बोकारो पड़ता है आपका झारखंड में, भिलाई, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में, इस्पात, इस्पात का मतलब होता है जिससे लोहा वगैरह बनता है ना, उसी को इस्पात कहते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक उद्योग में सहायता, इसका मतलब क्या है, इन सारे उद्योगों में, जिसमें बोकारो ले लीजिए, भारत हवेली इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, विशाखापट्टनम ले लीजिए, तो इसमें क्या किया, सोवियत संघ ने हेल्प किया। तो एक सिंपल सा समझना, आर्थिक रूप से सोवियत संघ ने क्या किया, हमें हेल्प करी, हमें का मतलब भारत को हेल्प करी, और सार्वजनिक उद्योगों में उसने हमारी मदद करी। तो पहला ये लिख देंगे। दूसरा है राजनीतिक संबंध। राजनीतिक संबंध का मतलब क्या, सोवियत संघ ने केवल हमें आर्थिक रूप से नहीं, राजनीतिक या पॉलिटिकल रूप से भी हमें क्या किया है, संबंध। जैसे कि ले लीजिए कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए, तो पहले जब अमेरिका था, अमेरिका हमारे साथ नहीं था, तो उसकी ज्यादा दोस्ती होती थी किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। लेकिन सोवियत संघ ने हमेशा क्या किया है, हमें कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट किया है। तो एक इसकी अच्छे संबंधों की ये हो सकता है। दूसरा, यूएन में जब स्थायी सदस्यता की बात आएगी, अभी समझिए मत, स्थायी सदस्यता जब आएगा आगे चैप्टर में, 6वां चैप्टर है आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो उसमें हम डिटेल से समझेंगे। अभी खाली इतना ही समझिए कि यूएन में, यानी अंतरराष्ट्रीय संयुक्त संगठन में क्या है, यानी यूनाइटेड नेशंस में क्या है, स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को जो सपोर्ट करता है या समर्थन करता है, उसमें कौन है, सोवियत संघ की भी एक अहम भूमिका मानी जाती है। वैसे आपके लिए लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, छोटा लग रहा हो तो थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। जैसे कि कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन यूएन में किया है। 1971 में भारत पाक संघर्ष में सहायता, जब 1971 का युद्ध हुआ था, बेसिकली ये युद्ध भारत और पाकिस्तान में नहीं हुआ था, ये युद्ध हुआ था पाकिस्तान में ही। आगे आएगा चैप्टर तो समझेंगे। पहले पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था जब आजादी मिली थी, आगे चल के। अभी शॉर्ट में समझ लिए, एक को पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, एक को पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तानी थे वो भाग भाग कर इंडिया में आ रहे थे, तब इंडिया ने क्या किया, इंटरफेयर किया, और 1971 में भारत ने किसको हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। और हराना आसान नहीं था, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसे समय में अगर सोवियत संघ हमें सपोर्ट नहीं करता तो हो सकता हम युद्ध को हार जाते। तो एक बहुत बड़ी उसकी क्या है, भूमिका रही है सोवियत संघ की हमसे रिलेशन में। फिर है भारत द्वारा सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन। वही मतलब ऐसा थोड़ी संबंध एक ही तरीके से चलेंगे, उसको भी हमसे फायदा होगा, हमें भी उससे फायदा होगा। तो भारत भी क्या करता है, विदेश नीति जो होती है सोवियत संघ की, उसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करता है।
सपोर्ट करने का मतलब है खुलकर, जैसे कि अभी देख रहे होंगे आप यूक्रेन वॉर हो रहा है, यूक्रेन वॉर सुना ही होगा, रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पर। तो इसमें भारत खुलकर नहीं बोल रहा है, सभी बोल रहे हैं खुलकर बोलना चाहिए, लेकिन भारत नहीं बोल रहा है। तो कोई भी देश जब अपने संबंध दूसरे देश से बनाता है ना, तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है राष्ट्र हित। तो हमारा राष्ट्र हित क्या होता है, समय के हिसाब से बदलता भी। हमने देखा राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध में हमने डिस्कस किया कि कश्मीर मुद्दे पर समर्थन किया यूएन में, भारत पाक संघर्ष में सहायता किया। और ऐसा नहीं है कि भारत ने केवल सोवियत संघ ने ही सपोर्ट किया, भारत ने भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सोवियत संघ की मदद हमेशा की है। फिर है सैन्य संबंध। सैन्य संबंध का मतलब क्या होता है कि उस समय पर मैंने पहले ही बताया, भारत बहुत पिछड़ा हुआ था टेक्नोलॉजी के मामले में। तो पिछड़ा हुआ था, तो ऐसे में हमें क्या रहता था, युद्ध का खतरा रहता था। और हमारे जो इतने प्यारे प्यारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और चाइना, वो हमेशा हमसे क्या करना चाहते हैं, इतना प्यार करना चाहते हैं हमसे कि हमारे देश को ही लूट लेना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं हमारी सैन्य रूप से मजबूती बहुत जरूरी थी। और ऐसे वक्त में जब हम पे कुछ भी सैन्य सामान नहीं था, कोई भी हथियार ज्यादा अच्छे नहीं थे, टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी, तो ऐसे समय में क्या किया था, सोवियत संघ ने हमें क्या दिया था, अपने सैन्य उपकरण दिए थे। उपकरण का मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह दिए थे। और केवल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं दिया, उपकरण, उसको बनाने की तकनीक भी हमें सिखाई। तो ये भी एक, भारत और सोवियत संघ बोल लीजिए या रूस संबंध आ जाए, तो ये सारी उसमें क्या करना है, हमें इन्वॉल्व करना है। तो जैसे लिख दिया, कठिन परिस्थितियों में सैन्य उपकरण देना तथा सैन्य उपकरण निर्माण में सहायता देना। तो उस समय पे नहीं था, तो ऐसे में सोवियत संघ ने हमारी मदद की, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और आज के डेट में तो हम अच्छा जा रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं, और इवन हम बना ही नहीं रहे, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बना के। तो धीरे धीरे हम लोग अब वर्तमान में क्या हो रहे हैं, आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। फिर है आपका सांस्कृतिक। सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है, किसी का भी जो संबंध सांस्कृतिक संबंध में क्या आता है, आपका खान पान, रहना, उसकी भाषा कैसी है, कपड़े पहनने का ढंग कैसा है, बोलने का ढंग कैसा है, तो ये सारी चीजें आती है उसमें। तो सोवियत संघ में जो भारत की फिल्में हैं, भारत की फिल्में बोले तो हिंदी फिल्में हैं, वो बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। उज्बेकिस्तान वगैरह में तो क्या है, बहुत ही ज्यादा लोग मूवियों को देखते थे। वो जो आपका बुक होगा ना, उसमें एक डिब्बा बना होगा, तो उसमें लिखा होगा पिक्चरों के बारे में। और जो इंपॉर्टेंट चीज है डिब्बे में, जैसे कार्टून हो गया, जैसे 5 नंबर में पूछता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें क्या होगा, वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। 10 मिनट की वीडियो वो रखूंगा मैं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम डिस्कस कर रहे थे सांस्कृतिक संबंध, यानी भारतीय हिंदी फिल्में, लेखक, कलाकार यूएसएसआर में लोकप्रिय थे। इसका मतलब क्या, भारतीय जो भी फिल्में थी, इवन कहते हैं कि वहां पे राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ये सब बहुत ज्यादा क्या होते थे, फेमस होते थे, पिक्चरों को लेकर दीवानगी थी। तो पहले बॉलीवुड मूवी ऐसी बनती थी। आज के डेट में देख लीजिए, पता नहीं कैसी कैसी मूवियां बना रहे हैं, आप देखते होंगे तो समझते होंगे कोई तुक होता नहीं है, लेकिन हाँ मूवी चल रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बना रहे हैं, क्योंकि भाई हम तो पब्लिक हैं, जैसे हमारी डिमांड होगी, जैसे हमारी इच्छाएं होंगी, तो उसी अकॉर्डिंग चीजों को बनाया जाता है। खैर, इन सब बातों को भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि हम डिस्कस कर रहे थे भारत और सोवियत संघ या रूस के साथ संबंध। आर्थिक संबंध देखिए, राजनीतिक संबंध, सैन्य संबंध, सांस्कृतिक। अगर इसी वे में लिख देंगे ना पेपर में, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको 5.5 नंबर तक आसानी से मिल जाएगा। इसी फॉर्म में लिखिएगा, एक से ब्लू पेन यूज कर लीजिएगा, एक में ब्लैक पेन यूज कर लीजिएगा। और अगर लगता है ब्लैक पेन नहीं यूज करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट के लिए पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंसिल का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, ताकि चीजें दिखे। जब कहीं शादी पार्टियों में जाते हैं तो सबसे अलग रखने का प्रयास करते हैं, क्यों, ताकि ऐसे कपड़े पहने हम लोग कि सबसे अलग दिखें। तो इसीलिए ये सब कलरों को यूज किया जाता है। तो पेपर में तो नहीं कर सकते हो, नीला और ब्लू और ब्लैक ही कर सकते हो, और पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टाइम भरपूर मिलता है, 80 नंबर का पेपर होता है, हमारे टाइम में 100 नंबर का होता था, तो आराम से कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं कि एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। इसका मतलब ये है, जो कल करे सो आज कर। तो आज का काम कल पे मत टालिए, डेली पढ़िए, डेली 5 से 6 घंटा पढ़ने की क्या बनाइए, हैबिट बनाइए। इससे क्या होगा, आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। और एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा, लास्ट में मैं जाके क्वेश्चन दूंगा, उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी एवं इसके परिणाम। समझिए शॉक थेरेपी क्या होता है। शॉक का मतलब क्या होगा, कभी
डॉक्टर के पास गए होंगे, पिक्चरों वगैरह में देखते हो ना, शॉक लगा देते हैं, एकदम लगा देते हैं शॉक। तो यहाँ पे शॉक का मतलब क्या है, शॉक थेरेपी। और थेरेपी का मतलब क्या होता है, इलाज होता है। तो जब कोई बीमार पड़ जाता है तो थेरेपी होती है। तो इसका बेसिकली मतलब होता है, शॉक थेरेपी का बेसिकली मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। जैसे कि मान लीजिए आप घर में गए, लड़की हो या लड़का हो, पापा से पैसे मांगे, ज्यादा पैसे मांग लिए, तो कभी कभी क्या करते हैं पापा या मम्मी, क्या करते हैं कान के नीचे मार भी देती है, बहुत ज्यादा मारती है कि नहीं मारती है, मारती होंगी। तो पहले क्या कर दिए, शौक दे दिए थप्पड़ पड़ मार के, या लड़कियां तो ज्यादा बेलन बेलन भी पीट दिया जाता है, ऐसे ही मजाक के लिए बता रहा हूँ, तो पीट दिया जाता है। तो उसके बाद क्या करती है, जब बच्चे को चोट लग जाती है, माँ बाप में प्यार जाग जाता है, मेरे बच्चे को कितना चोट लग गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, थेरेपी, मारते भी हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर के पास ले भी जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं शॉक थेरेपी। ये तो एग्जाम्पल था, लेकिन इससे समझते हैं, सिंपल सा मतलब समझिए, शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। उससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसकी मान्यताएं क्या है वो हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, 1990 में WB का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, और IMF का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन आप शॉर्ट में मत लिखना, आप पूरे फॉर्म में लिखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा आघात पहुंचाकर उपचार करना। वो बता ही दिया, आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले आघात पहुंचा दो और फिर बाद में क्या कर दो, उसका उपचार कर दो, कहा गया। इस मॉडल में मध्य एशिया के गणराज्य, मध्य एशिया के गणराज्य का मतलब क्या होता है, ये जो आपने देखे होंगे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो सेंट्रल कंट्रियां, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो होती हैं, या मिडिल ईस्ट कंट्री जो होती हैं, खैर उसमें मत जाइए अभी, मैप जब मैं एक बार डिस्कस करूंगा तो उसमें अच्छे से बता दूंगा। इसमें सिंपल सा मतलब है, सोवियत, जब हम पहले पार्ट में डिस्कस कर रहे थे सोवियत प्रणाली क्या है, तो हमने देखा था समाजवादी प्रणाली थी जिसमें सरकार का पूरा नियंत्रण होता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया। इसमें क्या किया गया, सरकार से ना शक्ति थोड़ी थोड़ी किसको दी गई, पूंजीवाद की तरफ दिया गया, यानी मार्केट को ज्यादा शक्तियां दी गई। तो सिंपल सा समझिए, एक निष्कर्ष सिंपल सा है, शॉक थेरेपी का मतलब है 1990 में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने के द्वारा ये टर्म दी गई, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसमें क्या था, मध्य एशिया के जो गणराज्य थे या पूर्वी यूरोप के जो भी गणराज्य थे, उनने क्या किया, उनने पूंजीवाद की और क्या किया, एक संक्रमण था, एक तरीके से समझिए पूंजीवादी मॉडल था। कौन सा मॉडल था, पूंजीवादी मॉडल था। अब एक एक करके इसकी क्या देखते हैं, मान्यताएं देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। मान्यताएं का मतलब है कि इस मॉडल में क्या क्या चीजें शामिल थी। पहला, मिल्कियत का स्वरूप निजी स्वामित्व। मिल्कियत का मतलब क्या होता है, मिल्कियत का मतलब होता है मालिकाना। जैसे आपका घर होगा तो आपके घर का कोई मालिक होगा तो उसको क्या बोलते हैं, मिल्कियत। मिल्कियत यानी मालिकाना। तो मिल्कियत का स्वरूप निजी हाथों में। निजी हाथों में इसका मतलब क्या, पहले किसके हाथों में था मिल्कियत, मालिकाना सरकार थी। मालिक कौन थी, सरकार थी। लेकिन अब मालिक कौन हो गई, अब मालिक बना दिया निजी कंपनियों को या निजी संस्थाओं को, क्या कर दिया, मालिक इसमें बना दिया। दूसरा है राज्य की संपदा का निजीकरण। राज्य की संपदा का निजीकरण, संपदा का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, संसाधन जो भी सरकार के होते हैं। तो पहले सारा नियंत्रण किसका था, सरकार का था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया, निजी हाथों में सौंप दिया। निजीकरण का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। समझ रहे हो ना, प्राइवेटाइजेशन। जैसे हमने पॉलिसी भी लाया था LPG का 1990 में, वो आएंगे कभी, इकोनॉमिक्स में आएगा तो कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही समझिए, राज्यों की संपदा का निजीकरण। निजीकरण का मतलब जो भी राज्य की प्रॉपर्टी थी उसको किसके हाथों में देने का प्रयास किया, निजी लोगों के हाथों में देने का प्रयास किया। फिर है सामूहिक फर्म को निजी फर्मों में बदलना। मैंने ये एरो लगा दिया, आप लोग एरो मत लगाना, पूरा लिख के आना। क्या है, सामूहिक फर्मों को निजी फर्मों में बदलना। पहले समझिए फर्म क्या होता है। फर्म का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, मॉल वगैरह देखा होगा, तो मॉल में जब आप लोग जाते होंगे तो उसमें कपड़े का सेक्शन अलग होगा, जूते का सेक्शन अलग होगा, ग्रोसरी आइटम अलग होगा, खाने पीने का अलग होता है। तो पूरा क्या है, एक उद्योग है, जो मल्टीनेशनल कंपनियों का पूरा उद्योग है। लेकिन उसमें जो एक एक डिपार्टमेंट होता है, कपड़े का डिपार्टमेंट हो गया तो वो क्या, एक फर्म हो गया। वो क्या हो गया, जूते का एक फर्म हो गया, उसी में कपड़े का एक फर्म हो गया। तो फर्म क्या होता है, एक छोटी इकाई होती है। बड़े उद्योग में जब छोटी छोटी दुकानें होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। तो मैं बता रहा था सामूहिक फर्म, यानी जो भी सामूहिक मतलब पहले सरकार या सभी लोग साथ में मिलकर क्या करते थे, काम करते थे। तो सामूहिक फर्म किसको दे दिया, निजी फर्मों के हाथों में दे दिया। बेसिकली ये पूंजीवाद की तरफ संक्रमण था
और कह लीजिए निजीकरण को बढ़ावा देने की क्या थी, एक नीति थी। उसके बाद है पूंजीवादी पद्धति से खेती करना, यानी पहले खेती, अब पूंजीवादी पद्धति का मतलब क्या हुआ, अब उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, नई नई बीजों का उपयोग किया जाएगा, खाद्य का उपयोग किया जाएगा। देखते ही होंगे आजकल कैसे कैसे, इवन आजकल तो जिस एरिया में क्या है बारिश भी नहीं होती, उस एरिया में भी क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझिएगा क्या किया जाता है, सीड तो जानते होंगे, सीड बॉल बना लेते हैं। सीड बॉल का मतलब होता है जो बीज होता है ना, जो खाद्य वगैरह हम लोग डालते हैं, तो उसको क्या कर लेते हैं, एक बॉल के फॉर्म में क्या है बना लिया उसको, और उसको क्या करते हैं ड्रोन में डाल देते हैं। उस बॉल को ड्रोन में सेट कर दिया और ड्रोन को ऐसी जगह पे ले गए जहां पे क्या है पानी वानी नहीं आ रहा है, तो उसको वहीं पे जाके क्या करते हैं छोड़ देते हैं, और ड्रोन के ही माध्यम से क्या वहां पे पानी वानी किया जाता है। तो इस लेवल पर जाकर क्या आजकल खेती किया जा रहा है। ये तो एग्जाम्पल है, कभी मौका मिलेगा तो इसको कोट कर देना कि सीड बॉल बना के क्या किया जा रहा है, खेती किया जा रहा है। तो पूंजीवादी पद्धति से क्या किया उन लोगों ने, खेती किया। वो पुराने वो नहीं है कि उसी ट्रैक्टर से चलेंगे, वही हाथ से चीजों को कोरेंगे या बुआई करेंगे, निराई करेंगे। अब उसके लिए भी क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। फिर है ज्यादा से ज्यादा व्यापार से विकास अथवा मुक्त व्यापार को बढ़ावा। तो इसमें बोला गया अब जो देश का, जो हमारे सोवियत संघ का जो विकास होता है ना, वो कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा जब क्या होगा, व्यापार होगा। और सही बात भी है, देख लीजिए कोई भी देश जब डेवलप करता है तो क्यों करता है, वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों से क्या करता है, व्यापार करता है। बस एक शर्त ये रहती है उसमें कि ऐसा नहीं कि सारी चीजों का क्या करे, वो आयात करे। बहुत कोई भी देश जब डेवलप बनता है वो अपनी चीजों का भी क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा निर्यात करता है। तो इसमें ये माना गया कि हम जब ज्यादा से ज्यादा व्यापार करेंगे तो हम पे विदेशी पूंजी आएगी। विदेशी पूंजी को बोलते हैं फॉरेक्स। तो विदेशी मुद्रा होगा तो उससे क्या होगा, कोई भी देश क्या होता है, डेवलप होता है। फिर इसी में है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। नीचे होगा, मैंने पहले ही बोला, थोड़ा छोटा दिख सकता है, जूम कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब मैं हट जाऊंगा चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना तथा वित्तीय खुलापन। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि जब हम लोग, एक देश जब दूसरे देश से क्या करता है, व्यापार करता है, तो उस पे क्या लगता है, सीमा शुल्क लगता है कि नहीं लगता है। ऐसे कोई भी सामान एक देश से दूसरे देश में नहीं आता है। तो जब सीमा शुल्क लगता है ना किसी भी चीज पे, तो वो चीज क्या होती है, उस चीज का जो प्राइस होता है वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। इस वजह से मार्केट में वो चीजें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती हैं। तब इन लोगों ने क्या किया, मुक्त व्यापार। मुक्त का मतलब या तो शुल्क को इतना कम कर दो या शुल्क को क्या कर दो, शून्य कर दो, जिससे क्या होगा, वस्तुओं के जो दाम होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यही था, ज्यादा से ज्यादा व्यापार में विकास तथा मुक्त व्यापार करना। फिर है वित्तीय खुलापन। वित्तीय खुलापन का मतलब क्या है, आजकल जो हम लोग, सिंपल से समझे, वित्तीय खुलापन आजकल जो हम लोग व्यापार करते हैं किस में करते हैं, डॉलर के माध्यम से करते हैं ज्यादातर। तो है ये, भले ही लोगों की अलग अलग करेंसीज हैं, जापान की येन हो गई, भारत की रुपया हो गई, इन सब में चल रहा है, रूबल हो गई रूस की, तो इन सब में चल रहा है। लेकिन ज्यादा प्रभुत्व किसका है, डॉलर का है। किसका है, डॉलर का है। तो वित्तीय खुलापन का मतलब होता है मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। यानी अब हम क्या करेंगे, अपने लोकल करेंसीज में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, डॉलर वॉलर का ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें थी। ये शॉक थेरेपी देख लिया हमने, अच्छे से पढ़ना, नहीं तो पेपर में सच में शॉक लग जाएगा। और थेरेपी का कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि 12वीं क्लास है, अच्छे से पढ़ लो, यही लास्ट मौका है, बाकी तो सारी आपकी इच्छा है। ये शॉक थेरेपी हमने देख ली। अब इसके हम परिणाम देख लेते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम, कोई भी चीज होगी तो क्या होगा, हर चीज का कुछ ना कुछ क्या है, परिणाम है। अच्छा पढ़ोगे तो हो सकता है घर में होली मन जाए रिजल्ट वाले दिन, और अच्छा नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है दिवाली बन जाए पापा मम्मी के हाथों। तो देख लीजिए होली मनाना है कि दिवाली मनाना है आप लोगों को, पूरा आप पे डिपेंड है। शॉक थेरेपी के परिणाम, तो पहला परिणाम है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। ये 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल का मतलब आप क्या समझते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल का मतलब हम ये समझते हैं, जब सोवियत संघ में क्या है, शॉक थेरेपी का मॉडल अपनाया गया, निजी कंपनियों को या निजी पूंजीपतियों को सारे संपदा वगैरह देने का प्रयास किया गया। तो उसमें क्या हुआ, ऐसे में क्या हुआ, सारा उद्योग जो था ना वो क्या हो गया, ठप पड़ गया। ठप पड़ने का मतलब क्या है कि अब निजी जो पूंजीपति है वो किसके भले के लिए काम करेगा, लोगों के लिए भले के लिए तो काम नहीं करेगा, किसके भले के लिए काम करेगा, अपने भले के लिए काम करेगा। तो इसमें उद्योग धंधे थे वो क्या हो गए, पूरे नष्ट हो गए।
पूरे मटिया मेट हो गया। तो इस तरीके से जो पूरा उद्योग वगैरह खत्म हो गया ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। ये तो खैर समझाने के लिए था, लेकिन हमें वैसे नहीं लिखना है, हमें इस अकॉर्डिंग लिखना है जैसे बुक में लिखा है, क्योंकि वो तो खाली समझाने के लिए। जैसे इसमें लिखा है पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, तो पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, तहस नहस हो गई। औद्योगिक ढांचा चरमराना, आप लोग जब लिखोगे तो इसको, मैंने तो ऐसे लिखा है, एक एक पॉइंट छोड़ के नीचे नीचे लिखना है इसको। पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, तहस नहस, यानी जो भी अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, तहस नहस। क्योंकि पूंजीपति क्या करेंगे, अपने भले के लिए काम करेंगे। कभी भी कोई अमीर बंदा गरीब बंदे के लिए जल्दी काम नहीं करता, वो तो चाहेगा कि मेरा ही ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कल्याण हो। उसके बाद क्या है, औद्योगिक ढांचा चरमराना। औद्योगिक ढांचा चरमराना मतलब वही सारी बात है, घुमा फिरा के उद्योग क्या होता जा रहा है, ठप होता जा रहा है। 90% उद्योग निजी हाथों में, अर्थात उद्योग मठिया मेट हो गए। तो सिंपल सा समझना है कि सिंपल है कि पूरी अर्थव्यवस्था क्या गई, चरमरा गई। उद्योग भी नष्ट हो गया। 90% उद्योग क्या हो गए, निजी हाथों में जाने से पूरा क्या हो गया, मटिया मेट हो गया। इसी को क्या बोलते, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। फिर से एक बार समझ लीजिए, नहीं समझ में सिंपल सा आएगा। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल से आप क्या समझते हैं, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल से हम ये समझते हैं जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, तहस नहस हो गई। औद्योगिक ढांचा क्या हो गया, चरमरा गया। प्लस में 90% उद्योग निजी हाथों में देने से पूरा उद्योग क्या हो गया, मिटिया मेट करने वाला हो गया। तो पहला परिणाम ये हुआ शॉक थेरेपी का। दूसरा है काला बाजारी बढ़ना। काला बाजारी बढ़ने का मतलब कि आपने देखा होगा, राशन वगैरह अगर आप लोग लेने जाते होंगे तो उसमें जो वो राशन वगैरह बांटते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही स्टॉक वगैरह करके रख लेते हैं और बोलेंगे राशन खत्म हो गया, और उसी को क्या करते हैं, ब्लैक में बेच देते हैं। या आपने देखा होगा कभी कभी जब मार्केट में लगता है कि चीजों का दाम क्या है, बढ़ने वाला होता है, तो बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं वो पहले से ही चीजों को क्या कर लेते हैं, अपने पास होर्डिंग करके इकट्ठा करके रख लेते हैं कि मार्केट में जब उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऐसे वक्त में हम क्या अपने सामान को मार्केट में फ्लो करेंगे, इससे हमें क्या है, ज्यादा प्राइस मिलेगा। खैर ये सब एग्जाम्पल है, जाइएगा मत, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, बस सिंपल से समझिए। काला बाजारी बढ़ना, काला बाजारी बढ़ने का मतलब है जब निजीकरण किया गया था तो सभी नागरिकों को क्या दिया गया था, औद्योगिक पत्र दिया गया था, या नागरिक अधिकार पत्र दिया गया था कि आप लोग भी खरीदने के लिए क्या है, खरीद सकते हो, फ्री हो। लेकिन एक चीज समझ रहे हो, आपने दे तो दिया अधिकार पत्र, लेकिन क्या लोगों के पास पैसा था क्या वो उद्योग वगैरह खरीद सके। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी सिंघम करके, तो सिंघम करके जब मूवी आई थी तो उसमें आपने देखा होगा कि एक लड़का होता है, मतलब वो अपने वोट को क्या कर देता है, बेच देता है। बेच देता है मतलब कहता है कि हाँ मुझे पैसा दे दो, मैं आपको ही वोट दूंगा। तो वो किस लिए करता है, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। जब आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं हो तो राजनीतिक अधिकारों का क्या फायदा। तो जब देखा होगा अजय देवगन उसको क्या पीटता है, तो उसकी माँ क्या करती है, सर जब हमें पता ही नहीं है हम रात को खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, तो हमारे लिए खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर ये सब ऐसे ही था। तो काला बाजारी समझ रहे हैं ना, लोगों को अधिकार पत्र तो दिए गए, लेकिन वो आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं थे कि उस चीजों को खरीद सके, तो उन लोगों ने अपने अधिकार पत्र को पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया। इससे क्या हो गई, मार्केट में काला बाजारी बढ़ गई। फिर है मुद्रास्फीति या महंगाई। मुद्रास्फीति या महंगाई का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज का क्या होता है, दाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे अभी देख लीजिए, डेली किसी ना किसी चीज का प्राइस बढ़ता जा रहा है, दूध का दाम डेली बढ़ जा रहा है, दही का दाम डेली बढ़ जा रहा है। मार्केट में जाएंगे सब्जी खरीदने तो समझ, अगर जाते होंगे या मम्मी वगैरह जाती होगी तो बताती होगी कितना मार्केट में दाम बढ़ गया है, 100 रुपए 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। क्यों, ये सारे कारण क्या है, मुद्रास्फीति के कारण। तो कोई भी चीज जब महंगी हो जाएगी तो वहां पे लोग तो खाना भी क्या हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। तो क्या हो गया, मुद्रास्फीति क्या हो गई, वहां पे बढ़ गई। ये मैंने सिंबल ऐसे ही लगा दिया, लेकिन आप लोग बढ़ना लिखना है इसमें। जैसे इसमें लिखा है रूबल के मूल्य में वृद्धि। रूबल के मूल्य में वृद्धि का मतलब क्या है, रूबल जो है ना रूस की करेंसी है, तो रूस की करेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन सोवियत संघ में केवल रूस तो नहीं था ना, बाकी भी गणराज्य थे, उनकी भी मुद्रा बढ़नी चाहिए। यूरो चलती है, यूरो चलती है यूरोपीय यूनियन में। तो सिंपल सा समझिए, रूबल के मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि बढ़ गई। खाद्य संकट, खाद्य संकट का मतलब क्या है, खाद्य संकट का मतलब सिंपल सा है कि खजानों जब महंगाई बढ़ जाती है तो वहां पे लोगों पे खाने पीने की चीजों के दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, खाद्य का संकट आ जाता है। और जीडीपी तो गिरेगी। जीडीपी का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष के भीतर, बस बता दे रहा हूं, समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत
एक भौगोलिक एरिया में एक साल में कितने मतलब चीजों का उत्पादन किया जाता है, या लोग कितना कमाते हैं या कितना खर्च करते हैं, वो सारा टोटली काउंट होता है, तो उसी को जीडीपी बोलते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू अनुपात, सॉरी सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो ये देख लिया हमने मुद्रास्फीति। गरीबी में वृद्धि, गरीबी में तो वृद्धि होगी ना, जब आप सब कुछ निजी हाथों में सौंप दोगे तो सरकार सरकार जैसी भी हो, सरकार लोगों के भले के लिए ही काम करती है, जनता से वोट लेती है, लेकिन पूंजीपति कभी भी जनता के भले के लिए काम नहीं करेंगे। जब 90% उद्योग पूंजीपतियों के हाथ में चले गए तो वो सारे किसके प्रॉफिट के लिए काम करेंगे? अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। तो गरीब जो था और ज्यादा क्या हो गया, वहां पर गरीब हो गया। फिर है अकादमिक बौद्धिक लोगों का बाहर जाना। अकादमिक बौद्धिक लोगों का मतलब क्या है? जो बहुत पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल्स होते थे, लेखक हो गए, संगीतज्ञ हो गए, जो भी पढ़े लिखे, मतलब जो एलीट क्लास जिसको बोलते हैं। कोई वर्ड समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में क्या करना, लिखना, उस वर्ड को क्या कर दूंगा मैं, समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहले सब कुछ अच्छा था जब सोवियत संघ में, तो वहां पे क्या लोगों को रोज पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिल जाता था, संगीतज्ञ को गाने के लिए मिल जाता, नाचने वालों को नाचने के लिए मिल जाता था। लेकिन जब सोवियत संघ क्या हो गया, तहस नहस हो गया, तो वहां से तो लोग भागेंगे ही भागेंगे। जैसे यूक्रेन में आपने देखा होगा, यूक्रेन क्या हो गया, बर्बाद हो गया, तो वहां से लोग भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? ये थोड़ी ढूंढेंगे कि हमें नौकरी करनी है, वहां से तो भागने का प्रयास ही करेंगे। तो इसी तरीके से सोवियत संघ में भी हुआ, जब उन लोगों ने शॉक थेरेपी अपनाई तो जितने भी बौद्धिक संपदा के लोग थे, हाँ तो हमने समझ लिया आकस्मिक बौद्धिक के लोगों को क्या होगा, जो पढ़े लिखे थे वो बाहर जा रहे थे। उसके बाद आय में असमानता बढ़ना। सारी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है। जब सब कुछ क्या चला गया, पूंजीपतियों के हाथ में चला गया, तो गरीबी बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, आय में असमानता बढ़ेगी। आय में असमानता कैसे बढ़ेगी? जो सारे पैसा भी पूंजीपतियों पे है। कोई भी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। गरीब बंदा कैसे कर लेगा बिजनेस, उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो जो सुना होगा ना, पैसा ही से पैसा बनता है, मनी मेक्स मनी, तो पैसे से ही पैसा बनता है। तो गरीबों पे तो पैसा था नहीं, तो इससे क्या हुआ, अमीर लोगों ने क्या करे, उद्योग धंधे खरीदे और उनको क्या हुआ, उससे प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो गरीब थे वो क्या हो गए, गरीब हो गए। और जो पहले थोड़ा सा आय वाय कमा भी रहे थे वो भी क्या हो गया, कम हो गया। जैसे कोविड-19 में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की आय क्या हो गई, कम हो गई। इवन रोजगार भी उनका क्या हो गया था, चला गया था। उसके बाद राजनीतिक ह्रास। ये थोड़ा नीचे लिखा है लेकिन हाँ मैं मुंह से बोल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा और स्क्रीनशॉट आप ले लेना। राजनीतिक ह्रास। ह्रास का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का मतलब गिर जाना। जैसे बोलते हैं ना, हमें मूल अधिकार दिए हैं संविधान ने, फंडामेंटल राइट दिए, तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग उसका ह्रास करते हैं, उल्लंघन करते हैं। हमें कानून के समक्ष समानता माना जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि अमीरों की सुनी जाती है ना, गरीब की जल्दी कोई सुनता नहीं हो, तो लिखने की बात है। खैर हम इस पे आता है राजनीतिक ह्रास। राजनीतिक ह्रास में क्या हुआ कि वहां के जो कई सारे राष्ट्रपति थे उन लोगों ने क्या किया, अपने कार्यकाल को 10-10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। 10 वर्ष के लिए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि भारत है, भारत में क्या होता है, हर 5 साल में क्या होता है, लोकसभा के बोल लीजिए क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं लोकसभा के। तो हर 5 साल में क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर मोदी जी बोल दे कि नहीं मैं 20 साल तक क्या रहूंगा, प्रधानमंत्री रहूंगा, तो ये बात लोकतंत्र में कभी भी मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। जनता आंदोलन करने लगेगी। रूस में देखिए, रूस में जो वहां के पुतिन है, उनने तो अपने को 2035 तक क्या कर दिया है, घोषित कर दिया कि 2035 तक वही क्या रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। तो एक राजनीतिक ह्रास भी हुआ कि कई सारे राष्ट्रपतियों ने, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान के राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यकाल को क्या किया, 10-10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। उसमें नागरिकों से इच्छा भी उनकी नहीं पूछी या इलेक्शन भी नहीं हुआ। तो ये था हमारा क्या, शॉक थेरेपी। इसको अच्छे से पढ़ना, शॉक थेरेपी पूछता है। ये शॉक थेरेपी हो गए और ये उसके परिणाम हो गए। बेसिकली इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एक नंबर के हिसाब से भी हमें पढ़ के चलना है, क्योंकि टिक मार्क वाले आते हैं तो ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि अगर पूछ ले एक नंबर में कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ या कहाँ पे जातीय संघर्ष चल रहा था, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये थोड़ी सी चीजें ऊपर लिख दी है मैंने बोर्ड की सुविधा के अनुसार, या कह लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, तो इस चीज को यहाँ लिख दिया है मैंने, समझ में आपको आ जाएगा। और ये बेसिकली एक नंबर में आपका क्या आ सकता है, काम आ सकता है। तो क्या, संघर्ष और तनाव। संघर्ष का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, वही तनाव होता है ना, कभी सुना ही होगा, कभी डिप्रेशन होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है,
घर में कुछ अलग बात चलने लगता है तो तनाव कई सारे हो सकते हैं, बाहर कुछ हो सकता है। तो यही सारे तनाव के मुद्दे उसमें चल रहे थे। जैसे सोवियत संघ में अलगाववादी आंदोलन चल रहा था। अलगाववाद का मतलब क्या होता है? अलगाववाद का मतलब होता है कोई भी देश में रहने वाले लोग जब उसी देश से हटकर एक अपना देश बनाना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अलगाववाद। जैसे आपने सुना होगा खालिस्तानी आंदोलन चलता रहता है। जो भी सिख बोलते हैं कि सिखों के लिए क्या होना चाहिए? अलग राष्ट्र होना चाहिए। मैं किसी भी जाति और धर्म विशेष के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल समझाने के लिए बोलना पड़ता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप केवल स्टूडेंट है। आपकी ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई भाषा है, ना कोई लिंग है। आप ओनली क्या है? स्टूडेंट है। तो थोड़ा सा अपने जाति धर्म से थोड़ा सा ऊपर हटके सोचने का प्रयास कीजिए। तो अलगाववाद का मतलब क्या है कि अलग होने की क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। जैसे खालिस्तानी करते हैं, जैसे कि कश्मीर को पाकिस्तान बोलता है, अलग देश बना दो। वैसे ही चेचन्य और दागिस्तान में हिंसक आंदोलन चल रहे थे। इसमें ज्यादा घुसना नहीं है, बस मैं एक एक टच करके निकलूंगा, बस ध्यान रखना। चेचन्य और दागिस्तान में क्या चल रहा था? हिंसक आंदोलन चल रहे थे और वो अलग देश अपने को बनाना चाहते थे। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? जब एक देश के अंदर क्या हो जाता है? युद्ध होने लगता है। इसमें कोई दूसरे देश से युद्ध नहीं होता है, अपने ही देश में क्या होता है? युद्ध होने लगता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? गृह युद्ध बोलते हैं। जैसे कि ताजिकिस्तान में 2001 में, जैसे गृह युद्ध का एग्जांपल यूक्रेन ही समझ लीजिए। कोई बाहर के बंदों ने तो आक्रमण नहीं किया, वहां के जो तालिबानी थे उन लोगों ने ही आक्रमण किया ना, तो वो क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया एक तरीके से। शासकों को हटाना, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया? शासकों को वहां से हटा दिया। यूक्रेन, जॉर्जिया, किर्गिस्तान। इसको बस एक बार देख लीजिएगा, नजर में इतना ज्यादा वो है नहीं, अगर फिर भी पूछ ले तो आ जाएगा। मानव अधिकारों का उल्लंघन। मानव अधिकार क्या होते हैं? एक मानव होने के नाते आपको जो अधिकार दिए जाते हैं, रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपने बॉडी के ऊपर अधिकार, तो ये सारे क्या है? मानव अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, जो भी हमारे बेसिकली बोल दीजिए, एक मानव होने के नाते जो एक इंसान को जो मूलभूत चीजें चाहिए, एक सम्मान के साथ जीने के लिए जो चीजें चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? मानव अधिकार। लेकिन वहां पे क्या होता है? मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। जैसे कि एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, एक मूवी आई थी जय भीम, ऑस्कर के लिए भी मूवी गई थी, साउथ की मूवी है। साउथ वाले काफी बढ़िया बनाते हैं मूवी वगैरह सोशल टॉपिक पे। तो उसमें दिखाया था कि कैसे एक महिला के पति को क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी जेल में डाल देते हैं, मार डालते हैं, पीट डालते हैं झूठे आरोप में। ऊपर से उसके दोस्तों को भी क्या है? शारीरिक प्रताड़ना दिया जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? मानव अधिकार का उल्लंघन। तो ये तो व्यापक, जहां पे भी लड़ाई होगा वहां पे मानव की कोई सुनेगा क्या? वो तो एक दूसरे को मारने के फिराक में रहेंगे। तो एक मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। नदी जल के बंटवारे पर लड़ाई हो रहा था। देख लीजिए, नदी जल के को लेकर क्या होता है? लड़ाई झगड़ा ही चलता होगा। तो आपने देखा होगा आजकल क्या है? पानी का इतना क्राइसिस हो गया, पानी की कमी हो गया है। पहले टैंकर वगैरह आज भी आते हैं, बहुत सारी जगह पे टैंकर आते हैं जिसमें क्या है? पानी वगैरह भरा जाता है। और देखते होंगे महिलाएं वगैरह क्या करते हैं? उसी में, महिलाएं ले लीजिए, कोई भी ज्यादा भीड़ होती है तो उसी में लड़ाई झगड़ा भी करने लगती हैं। तो ये भी चलता रहता है। जैसे भारत में ही ले लीजिए, एक कावेरी नदी है साउथ में। तो कावेरी नदी साउथ में है, तो वहां पे क्या है कि कावेरी नदी में जो केरला हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो इन सब में क्या है? लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। फिर आपका पेट्रोलियम भंडार और संघर्ष। इसका मतलब क्या है? ये जो देश है ना, ये सारे चेचन्या, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान या सेंट्रल एशिया के जो भी कंट्रीज बोल लीजिए, उसमें क्या पेट्रोलियम भंडार बहुत ज्यादा है। जैसे सऊदी अरेबिया, इराक वगैरह में, इन सब में क्या है? पेट्रोलियम भंडार बहुत ज्यादा है। तो जब पेट्रोलियम भंडार है ना, तो ये कच्चा माल हो गया। तो इसमें क्या करते हैं? अमेरिका, पाकिस्तान, चीन वगैरह भी क्या करते हैं? वहां पर अपनी रुचि दिखाने लगते हैं। चीन को पाकिस्तान को हटा लीजिए, रशिया रख लीजिए, तो रशिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, तो वो भी क्या करता है? वहां पर जाने का प्रयास करता है। आपके पास कोई क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास कुछ होना चाहिए, तभी आपके पास आएगा। तो कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के पास तभी जाती है जब उसके पास कुछ ना कुछ होता है। तो इस कारण भी वहां पर क्या होती है? लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो ये शॉर्ट में था, बस एक बार नजर इस पे मार लीजिएगा। और ये क्या है? तनाव और संघर्ष। ये जो तनाव हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ? जैसे कोई भी चीज है ना, प्रभाव, जैसे शॉक थेरेपी के प्रभाव, जैसे आप नहीं पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव, पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव, अच्छा पढ़ेंगे तो प्रभाव। तो हर चीज का क्या होता है? प्रभाव होता है। जब लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या हो जाता है? अलगाव आ जाता है, अलग हो ही जाते हैं बंदे। देखो,
तो इसका पहला परिणाम क्या हो, चेकोस्लोवाकिया, चेक और स्लोवाकिया में देश में बट गया। इसमें ज्यादा जाना नहीं है, रशियन टर्म बोल लीजिए, कोई सी भी टर्म बोल लीजिए, बोलने में थोड़ा सा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। बस सिंपल समझिए, चेकोस्लोवाकिया दो देशों में बट गया, चेक प्लस स्लोवाकिया। दूसरा, यूगोस्लाविया पर बमबारी। यूगोस्लाविया एक देश है, वहां पर क्या होने लगी, बमबारी वगैरह होने लगी। इसमें डीप में नहीं जाना, ये बस टॉपिक है तो पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। जातीय संघर्ष, हमने देखा है जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, संप्रदाय के ऊपर। वहां केवल ऐसा नहीं है भारत में ही लड़ाई होती है, हर जगह जाति को लेकर, धर्म को लेकर क्या होता है, लड़ाई होता है। इवन देख लीजिए जो मुस्लिम है उसमें भी शिया सुन्नी में क्या रहता है, लड़ाई रहता है। तो ऐसा नहीं केवल भारत में ही लड़ाई होता है, हर जगह लड़ाई होता है। तो जातीय संघर्ष धीरे धीरे क्या होता है, गृह युद्ध का रूप ले लेता है। जब लड़ाई झगड़ा जब ज्यादा होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो गृह युद्ध में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। फिर यूगोस्लोवाकिया था ना, वो कई सारे देशों में बट गया। क्या हो गया, कई सारे देशों में बट गया। जैसे भारत बड़ा था ना पहले, प्राचीन काल से बड़ा रहा, लेकिन फिर पाकिस्तान में बट गया, फिर किस में बट गया, फिर बांग्लादेश भी बन गया उससे, तो कई सारे राज्य बन गए उससे। तो इसी तरीके से यूगोस्लाविया से बोस्निया, हर्जगोविना, स्लोवेनिया, तो ये सारे क्या है, देश बन गए, देश बन गए। उसके बाद एशिया स्वतंत्र, एशिया क्या हो गया, स्वतंत्र। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया था, इसको ना समझ लीजिएगा, कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ फिर भी समझ लीजिएगा कि एशिया स्वतंत्र, इसको मैं समझा देता हूँ, फिर एक छोटा सा इसमें ऐड कर दूंगा मैं। क्या है, एशिया स्वतंत्र हो गया। एशिया के मतलब बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो क्या थे, सोवियत प्रभाव में थे या अमेरिका के प्रभाव में थे, वो भी क्या हो गया, अब अलग हो गए। नाटो पर हस्ताक्षर, नाटो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाटो का मतलब क्या होता है, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये लिखना नहीं है, बस ऐसे ही है। यानी ये क्या था, अमेरिका जो गुट था, सोवियत संघ, दो जो शीत युद्ध था, दो गुटों के बीच था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। तो अमेरिका का जो सैन्य संगठन था नाटो, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो देश क्या हुए, आजाद हुए, सोवियत संघ से आजाद हुए, जब एशिया से भी आजाद, तो कई सारे देश क्या है, नाटो के सदस्य बन गए। इवन जो यूक्रेन में आज युद्ध हो रहा है ना, उसका कारण भी नाटो है, क्योंकि नाटो जो यूक्रेन है वो लगा किससे है, रसिया से लगा हुआ है, लेकिन शामिल किस में होना चाहता है, नाटो में। अगर नाटो में शामिल हो गया तो रसिया को सैन्य रूप से क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना, हमें कोई पीटे उससे पहले हम ही क्या करते हैं, सामने वाले को पीट देते हैं। तो रसिया ने वो किया कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सामने वाले को पीटा। तो ये बस इसको इतना ही समझिएगा। और एक पॉइंट मैं यहाँ समझा रहा था कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, जिसका 70 साल तक प्रभुत्व था, वो भी क्या हो गया, उसको बंद कर दिया और स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल के सदस्य बन गए। इसको ज्यादा जाना नहीं है, बस इतना ही समझिए। जो कई सारे क्या हुए थे, देश आजाद हुए थे सोवियत संघ से निकल के, तो उनने क्या किया, अपना एक गुट बना लिया, जिसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है जो कभी ना कभी क्या रहे, किसी ना किसी देश के क्या रहे, गुलाम रहे हैं। 2 मिनट में इसको भी देख लेते हैं। रूस तथा अन्य देशों का पुनः विकास, रूस तथा अन्य देशों का पुनः विकास। वीडियो हल्की सी लंबी हो जाएगी लेकिन देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे को भी टाइम मिलता नहीं है बनाने का, तो बहुत दिन बाद मिलता है, तो देख लीजिएगा थोड़ा। रूस तथा अन्य देशों का पुनः विकास, जब हमने देखा रूस था, उसका क्या हो गया, विघटन हो गया, तो दोबारा से आज जो देखते हैं पुतिन इतनी बड़ी ताकत है, तो कैसे है, तो इसके पीछे कारण क्या है। जो रूस था, जो अन्य देश थे, उनके पास क्या था, खनिज संपदा की कोई भी कमी नहीं थी, लोहा था, इस्पात था, पेट्रोलियम भंडार थे बहुत सारे। तो इस कारण क्या हो गया, उन लोगों को फायदा हो गया। कई सारे देशों को क्या हुआ कि होता है ना, पेट्रोलियम पाइपलाइन गुजर रहा था, तो उससे भी फायदा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा क्या बनता है, पुल वगैरह जब बनता है, पुल बनता है तो होता है ना, किसी के गांव से निकल गया, किसी के खेतों से निकल गया, तो उसको क्या होता है, सरकार के तरफ से ज्यादा मुआवजा मिल जाता है, तो उससे भी उसको क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो यही कारण है कि खनिज संपदा बहुत था रूस और अन्य देशों पे, जिसमें तेल, प्राकृतिक गैस, धातु, इनका निर्यात करते थे, और इससे क्या मिलता था, उन लोगों को पैसा मिलता था। जैसे कि दूसरा है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान
अजरबैजान आदि में तेल गैस के बड़े उत्पादक और विनिर्माण निर्माण निर्माण निर्माणकारी थे। तो ये सारे नाम ही ऐसे थोड़ा थोड़ा जीभ में अटकने लगता है, मेरा भी अटक रहा है, लेकिन क्या कर सकते, प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा ठीक। तो ये देश क्या थे, जो ये तान तान जितने भी लगे हैं तो इन पे क्या थे, बड़े पेट्रोलियम के उत्पादक थे और उसका निर्माण भी करते थे। फिर हो गया, कुछ देशों को तेल की पाइपलाइन गुजरने से क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये सारी चीजें क्या कर ली हमने, समझ ली। मैं 2 मिनट के लिए पीछे हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बस इतना समझिए, एक नाटो था, नाटो किसका संगठन था, अमेरिका का संगठन था। वैसे ही वारसा था, वो वारसा किसका संगठन था, सोवियत संघ का संगठन कर था। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अभी ये असली ऑडियंस तक पहुंची नहीं है 12वीं क्लास तक, आप सभी से निवेदन है कृपया करके इसको असली ऑडियंस तक, असली ऑडियंस का मतलब क्या है, असली ऑडियंस का मतलब है अभी तक 12वीं क्लास देखी है लेकिन बहुत कम बच्चों ने देखी है। तो अगर आप 12वीं क्लास में हैं, क्योंकि मैं कितना ही वीडियो बना लूं लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी किसके लिए है, ये 12वीं क्लास के लिए। अगर आप 12वीं क्लास में आप देखते हैं इस वीडियो को तो अपने दोस्तों में भी क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। क्योंकि यूट्यूब ऐसे किसी भी चीज को बढ़ाता नहीं है, वो देखेगा आपका कंटेंट कैसा है, वो देखेगा आपने बनाया कैसे, वो कैसे पता चलेगा, जब आप कमेंट करेंगे, जब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी जाके होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक सब्सक्राइब वगैरह करेंगे और अपने दोस्तों में फैलाएंगे। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।